नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज है 27 अप्रैल 2024 और दिन है शनिवार। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ हम चलते हैं। पहला जो एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं ये क्यूरेटिव पिटीशन से रिलेटेड है। क्यूरेटिव पिटीशन, जिसको हम उपचारात्मक याचिका बोलते हैं। उपचारात्मक याचिका जो दायर करी जाती हैं उसका मतलब ये है, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट एक बार उसके ऊपर फिर से विचार करेगी। पहले जो निर्णय दिया गया है उसको पलटा भी जा सकता है या फिर पहले के निर्णय को जारी भी रखा जा सकता है। क्यूरेटिव पिटीशन हम सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हैं। और एक और होती है दया याचिका। दया याचिका हम किसके पास दायर करते हैं? हम राष्ट्रपति के पास जाते हैं कि हमें जो फांसी की सजा सुनाई जा रही है उसको माफ किया जाए। क्यूरेटिव पिटीशन यदि एक बार दायर कर दी गई है और उसमें जो फाइनल डिसीजन आ गया है तो वो एकदम फाइनल होगा, उससे कोई भी प्लस माइनस नहीं हो सकता। यहाँ पर हम क्यूरेटिव पिटीशन का एक एग्जाम्पल के साथ में डिस्कशन करेंगे। पार्टिकुलरली ये जो केस रहा है क्यूरेटिव पिटीशन का, वो दो कंपनियों के बीच का एक केस है। एक तो डीएमआरसी है और दूसरा है रिलायंस की एक कंपनी है। ठीक है, दोनों के बीच में विवाद चला था। शुरू में रिलायंस की जो कंपनी है उसने बोला कि आप हमें जो है हर्जाना दीजिए, क्योंकि आप जो मेंटेनेंस है या फिर मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई बात थी ऐसी जिस चीज़ को आप रोक नहीं पाए हैं और उसके चलते चलते हमको नुकसान हुआ है, इसलिए आपको हमें हर्जाना देना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने भी यस बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी यस बोल दिया, हर्जाना देना पड़ेगा। लेकिन जब क्यूरेटिव पिटीशन दायर करी गई थी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने जो पहले का डिसीजन था उसको पलट दिया था। उसी को आधार में बना करके हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद सेकंड वाला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो एकदम बिल्कुल कॉमन है। आज के समय में चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान आप देखेंगे कि नेता लोग किस प्रकार से धर्म का सहारा ले रहे हैं। पार्टिकुलरली आज के समय में नेता लोग हिंदू वोट को साधने की कोशिश करते हैं और उसमें फिर हमारी जो माइनॉरिटी है वो प्रभावित होती है। कैसे करके प्रभावित होती है? आने वाले समय में हिस्ट्री में किस प्रकार से मुस्लिम कम्युनिटी ने चीज़ों को फेस किया है। पार्टिकुलरली यहाँ पर जो मस्जिदें हैं और मस्जिदों से जुड़ी जो राजनीति है, वोट बैंक है, उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले एडिटोरियल, इसके बाद हम न्यूज़ का एनालिसिस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हम पहले एडिटोरियल की, जो कि इलेक्शन में प्रचार प्रसार से रिलेटेड है और वहाँ पर जो धर्म का उपयोग किया जा रहा है चुनाव का फ़ायदा उठाने के लिए, लोगों से वोट मांगने के लिए, इसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम हैं, उन्होंने हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ फेस किया है और आज के समय में वो लोग क्या फेस कर रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पर आगे हम देखने वाले हैं। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है उसकी कुछ लाइनें ऐसी होने वाली हैं। आज के समय में नेता लोग धर्म को एक तुरुप के पत्ते के रूप में यूज़ कर रहे हैं। धर्म को एक प्रकार से ट्रम्प कार्ड की तरह खेल रहे हैं ताकि इलेक्शन में जीत हासिल किया जा सके। लेकिन लोगों को इस बात का एहसास होना ज़रूरी है कि जो मस्जिदें हैं मुसलमानों का धार्मिक जीवन केंद्र हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा और इसमें आपको आंसर राइटिंग करना है 250 वर्ड में। सबसे पहली बात तो ये है, अभी हाल फिलहाल में जो राम टेम्पल का मुद्दा है इलेक्शन में इनडायरेक्ट तरीके से उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो फ्रीक्वेंट तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से राम मंदिर के मुद्दा को उठाया जा रहा है इस ऑनगोइंग इलेक्शन कैंपेन में, ऐसे उनका एक मेजर अचीवमेंट माना जा रहा है। राम मंदिर बन गया है, लोगों को मात्र मंदिर चाहिए, एजुकेशन, शिक्षा, नौकरी, इनसे लोगों को कोई लेना देना नहीं है। राम मंदिर बन गया है, पूजा करेंगे, उसी से सब हो जाएगा। तो
एकदम सही समय में जो उद्घाटन किया गया है उसका भी फायदा उनको मिलेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए ये सारी चीज़ें ये इंडिकेट करती हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है कि वो इन सब चीज़ों से इलेक्टोरल बेनिफिट हासिल कर लें। मंदिर एंड मस्जिद कॉन्फ्लिक्ट क्या आने वाले समय में बढ़ने वाला है? तो ये एकदम राइट बात है। हाल फिलहाल में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ वाराणसी में। इसके बाद शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा में उसका नंबर आ गया है। इसका मतलब तो ये हो गया है कि जो मंदिर मस्जिद कॉन्फ्लिक्ट है एक न्यू एरा में प्रवेश करेगा सन 2024 इलेक्शन पीरियड के बाद में। आने वाले समय में ये चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। अब हम अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयानों का यहाँ पर उल्लेख करने वाले हैं। जैसे कि आरएसएस के मोहन भागवत ने लोगों से अपील करी थी जब वो नागपुर में भाषण दे रहे थे। उनका कहना है ये जो प्रेजेंट जनरेशन है मुस्लिम लोगों की, इनको आप रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं फॉर द रॉन्ग्स कमिटेड इन हिस्ट्री बाय मुस्लिम रूलर्स। मुसलमान रूलर्स ने जो गलती करी है उसकी सज़ा हम जो युवा मुस्लिम उन लोगों को नहीं देंगे। तो आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हर मस्जिद में हमको शिवलिंग दिखाई दे रहा है? वाई लुक फॉर शिवलिंग इन एवरी मस्जिद, ऐसा क्यों है? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के कुछ बयान यहाँ पर हम दर्ज करते हैं। योगी आदित्यनाथ ज़्यादातर जो है वोकल वाली चीज़ों के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करते हैं, पार्टिकुलरली काशी एंड मथुरा के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस रहा है। उन्होंने जो स्पीच दिया था उत्तर प्रदेश की असेंबली में फरवरी 2024 में, कृष्ण आस्क्ड फॉर 5 विलेज। कृष्ण ने बोला कि आप हमें 5 गांव दे दीजिए। आज की हिंदू सोसाइटी मात्र 3 सेंटर चाहती है, अयोध्या, काशी एंड मथुरा, और उससे सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि यहाँ पर दबदबा किसका रहने वाला है। इसका मतलब ये है जो मस्जिदें बनाई गई हैं उन पर, वहाँ पर किसका दबदबा होना चाहिए? काशी, मथुरा एंड अयोध्या, 3 जगह हिंदुओं का दबदबा होने वाला है। एंड उन्होंने इंडियन मुस्लिम्स से ये भी अपील करी थी कि आप काशी और मथुरा में अपना क्लेम बिल्कुल छोड़ दीजिए। अयोध्या मूवमेंट के दौरान 1980 और 1990 के दशक में एक स्लोगन हुआ करता था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। वो आने वाले समय में हो सकता है, मतलब जो काशी मथुरा बाकी है ना, ये अब कंप्लीट हो सकता है। वहीं यदि हम जामा मस्जिद की हिस्ट्री की बात करें, हालांकि जो ओल्डेस्ट मस्जिद है हमारे इंडिया में वो लोकेटेड है केरला में। नो अदर मस्जिद हैज़ बीन कनेक्टेड विथ मुस्लिम हिस्ट्री हैज़ क्लोजली एज दिल्ली जामा मस्जिद, लेकिन फिर भी उसका कोई महत्व नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्व है दिल्ली की जामा मस्जिद का, इसलिए यहाँ पर हिस्ट्री में भी दिल्ली की जामा मस्जिद के बारे में ही बताया जाता है। तो दिल्ली की जामा मस्जिद की यदि हम बात करें, 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय बोला जा रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमको देखने को मिली थी, इनॉर्मस एक्टिविटीज़ हमको देखने को मिली। विशाल गतिविधियों का ये स्थल था और औपनिवेशिक सेना द्वारा यहाँ की जो पवित्रता है उसको ख़त्म किया गया, कम किया गया, ऐसा यहाँ पर आरोप लगाया जाता है। हमने 20 सितंबर 1857 से ये सीखा है कि जो ब्रिटिश सिपाही हैं उन्होंने डांस किया था अराउंड ए विक्ट्री फायर इनसाइड द मस्जिद। इट वाज ट्रांसफॉर्म इनटू मिलिट्री बैरक। बाद में इसको मिलिट्री बैरक के रूप में तब्दील कर दिया गया है। विजय अग्नि के चारों ओर यहाँ के सैनिक डांस कर रहे थे। इसके बाद सेना ने इसको एक बैरक में तब्दील कर दिया था। कुल मिलाकर के जब तक सेना ने यहाँ पर कब्जा किया था उस समय तक ये जो मस्जिद परिसर है ना, इसकी पवित्रता काफ़ी कम हुई। कई तरीक़ों से मुसलमानों ने अपने जीवन और संपत्ति की कीमत चुकाई थी, जिसे कई इतिहासकार भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं। उसमें भाग लेने के लिए उनको अपमानित भी किया गया,
क्योंकि बोलते हैं ना कि जो उस समय में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। आगे बोला जा रहा है कि जैसे तैसे करके फिर ये जो मस्जिद है रिटर्न कर दी जाती है मुस्लिम लोगों को। एंड उनका क्या योगदान रहा हिस्ट्री में यदि हम देखें, कई महीनों के बाद जामा मस्जिद मुसलमानों को वापस कर दी गई। दुर्भाग्य वाली बात ये थी कि जो हिंदुत्ववादी लोग हैं मुस्लिम बलिदान को बमुश्किल ही पहचानते हैं, उतना ज़्यादा उनको महत्व नहीं देते हैं। वहीं हम बात करें इलीसे आर मॉर्गेनस्टीन फ्रूएस्ट की जो पुस्तक है इंडियन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ एंड द 1857 रिबेलियन, इसमें विद्रोह के बहुत सारे पहलू और इसने मुस्लिम पहचान को कैसे करके प्रभावित किया था, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हमको जानने को मिलता है। तो ये जो बुक है, इसके राइटर कौन है, इनका नाम हमको याद रखना है। अब आगे तो यहाँ तक ये भी बोला गया कि ये जो जामा मस्जिद है इसको ख़त्म ही कर देते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान जामा मस्जिद को गिराने की चर्चा भी हुई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मुसलमान लोगों की पहचान है। मुसलमान लोगों से, मुसलमान शासकों से हमको लड़ना पड़ गया, लड़ाई लड़ना पड़ गया, तब जाकर के हम यहाँ पर कब्जा कर पाए हैं। तो ये जो मुसलमानों की पहचान है इसको अपन गिरा देते हैं। And it was revealed by William Howard Russell, who served as the Indian correspondent for the Times during 1857 से 59। ये चीज़ हमको विलियम हावर्ड रसेल के द्वारा पता चली थी द टाइम में 1857-59 के दौरान इन्होंने कुछ न्यूज़ छापी थी। उनकी जो डायरी है जिसका नाम है माई डायरी इन इंडिया सन 1858 से 59, रसेल का कहना है कि सबसे पहले तो ये सजेशन आया कि हम एक काम करते हैं, जामा मस्जिद को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फैक्ट वाली बात ये है जो मोहम्मदन एलिमेंट है इंडिया में वो मस्जिद में मौजूद है, जिसके चलते चलते हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत को फेस करना पड़ा। आगे रसेल कहते हैं कि यदि हम इराडिकेट करना चाहते हैं ट्रेडिशंस को, डिस्ट्रॉय कर दें टेम्पल ऑफ मोहम्मद को बाय वन विगोरियस एफर्ट, इट वुड बी वेल फॉर क्रिश्चियन फेथ एंड फॉर द ब्रिटिश रूल। तो दो चीज़ यहाँ पर बढ़ जाएगी, एक तो ब्रिटिशों का दबदबा बढ़ जाएगा और दूसरा जो क्रिश्चियन लोगों में भरोसा है वो लोगों में बढ़ेगा। मुस्लिम आज के समय में किस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं ये तो हमने हिस्ट्री की बात कर ली है। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया तो उस शाम दिल्ली की जामा मस्जिद में सैकड़ों मुसलमान इकट्ठे हुए और उन्हें शाही इमाम ने संबोधित किया था। फिर 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। इसमें कुछ खास रिपोर्टिंग हमको नहीं देखने को मिली थी। नवंबर 2019 में अयोध्या विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया था, इसके बाद भी लोग उतने ज़्यादा खुश नहीं हो पाए थे। खुश इसलिए नहीं हो पाए थे क्योंकि जहाँ पर राम मंदिर है वहाँ अब ये लोग मस्जिद नहीं बना सकते हैं, उनको दूसरी जगह में मंदिर बनाना पड़ेगा, उसके लिए उनको ज़मीन दे दी गई थी। पूरे भारत में मुसलमानों ने इस उम्मीद से खुद को बहुत सम्मान के साथ समझाया कि अब जो है मंदिर मस्जिद संघर्ष हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, लेकिन ये बंद नहीं हुआ और खुलता जा रहा है। जैसे कि ज्ञानवापी मॉस्क है, इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर है, यहाँ पर धीरे धीरे करके मस्जिद की जगह मंदिर वाला सिस्टम आज के टाइम में और भी ज़्यादा उठते जा रहा है। फिर जामा मस्जिद के रिनोवेशन की यदि हम बात करें तो देखिए एक रिक्वेस्ट डाली गई थी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट के, एक पिटीशन दायर करी गई जिसमें बोला गया यूपीए सरकार को कि हम इसका मरम्मत का काम करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत आप हमें मदद दीजिए। इसके लिए उनको बोला गया कि आप अप्रूवल दीजिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस हम पूरी दुनिया से ले सकें कि पूरी दुनिया के लोग भी हमको रुपए पैसे से मदद कर सकें। बाद में इसको टर्न डाउन कर दिया गया क्योंकि सरकार कह रही है इससे सिक्योरिटी कंसर्न पैदा हो सकता है कि यहाँ जो पैसा आ रहा है उसका प्रयोग आप गलत जगह में करें, आतंकवादी गतिविधियों में आप काम में ला सकते हैं। लेकिन
ये जो चीज़ है केवल और केवल मस्जिदों के लिए ही क्यों है, ये चीज़ मंदिरों के लिए क्यों नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन उठाया जाता है। सन 2021 में बोला जाता है कि जामा मस्जिद की स्थिति और इसके नवीनीकरण की ज़रूरत पर संसद में क्वेश्चन उठाया गया। इस सवाल के जवाब में मोदी सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। मतलब आगे आने वाला जो टाइम पीरियड है बोला जा रहा है वो पोलराइजेशन और भी ज़्यादा यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। तथ्य वाली बात यह है जो मस्जिदें हैं मुसलमानों के धार्मिक जीवन का केंद्र हैं। इस्लाम की पहली मस्जिद पैगंबर के समय में मदीना, जिसे कुबा कहा जाता है, वहाँ पर बनाई गई थी। इसी पॉइंट में जो हिंदुत्व राइट्स हैं, इनके पास में एक टेम्पल है। ये टेम्पल पॉलिटिक्स पर आधारित है। मोबिलाइजेशन, जुडिशियल इंटरवेंशन टू ग्रैपल विद फ्यूचर मंदिर मस्जिद डिस्प्यूट बेस्ड ऑन व्हाट टुक प्लेस बिटवीन 6 दिसंबर 1992 एंड 2024। तो 1992 से 2024 के बीच में जो राजनीतिक स्थिति हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है वो आगे क्या रूप लेगी, ये तो आने वाले टाइम में ही यहाँ पर हमको दिखाई देगा। इसके बाद एक कानून था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का। ये कानून कहता है कि हिंदू मुस्लिमों में जो वाद विवाद हो रहा है, धार्मिक विवाद उत्पन्न हो रहा है, उसको रोका जा सकता है। इसीलिए ये कानून लाया गया था। इसमें बोला गया कि 1947 के पहले जो चीज़ें, धार्मिक चीज़ें बनाई गई हैं वो उसी रूप में रहेंगी। आप ये नहीं कह सकते कि ये हिंदुओं का है, ये मुसलमानों का है, मुसलमानों ने तोड़ के बनाए, हिंदुओं ने तोड़ के बनाए, ये क्लेम आप नहीं कर सकते। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप प्रोविज़न एक्ट है उसको भी ध्यान में रखना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो क्यूरेटिव जुरिडिक्शन से रिलेटेड है। क्यूरेटिव याचिका जिसको बोला जाता है, क्यूरेटिव पिटीशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इसको उपचारात्मक याचिका बोला जाता है। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी हम बेसिक जानकारी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो एक तो होती है दया याचिका और एक होती है पुनर्विचार याचिका। ठीक है, तो ये जो दया याचिका होती है, दया के लिए राष्ट्रपति की दया हमको मिल जाए, आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है। जबकि जो पुनर्विचार याचिका होती है सुप्रीम कोर्ट में हम इसको दायर करते हैं, लेकिन इन दोनों याचिकाओं के खारिज हो जाने के बाद भी दोषी के पास में क्यूरेटिव पिटीशन का विकल्प बचता है। तो हम क्यूरेटिव पिटीशन का यहाँ पर वर्णन करने वाले हैं। तो बोला जाता है इसमें ये जो क्यूरेटिव पिटीशन होती है, क्यूरेटिव पिटीशन की यदि हम बात करें, ये जो क्यूरेटिव पिटीशन शब्द है इसकी उत्पत्ति क्योर शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है उपचार। इसमें आपको ये बताना जरूरी है कि मैंने किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। मतलब क्यूरेटिव पिटीशन में ये चीज़ बताना रहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती आप किस आधार पर दे रहे हैं। एंड इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट के द्वारा आपको ये सर्टिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो वकील ने यदि इसको सर्टिफाई कर दिया है, इसके बाद ये जो क्यूरेटिव पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट न्यायाधीश जिसमें CJI भी रहते हैं उनके पास भेजी जाती है। इसके साथ ही ये याचिका से संबंधित मामले में फैसला देने वाले न्यायाधीशों को भी भेजी जाती है। इसका क्या मतलब हो गया, जब केस चल रहा था तो एक तो मैं हार चुका हूँ, मेरा वकील ने इसको साइन कर दिया है, इसके बाद मैंने इसको भेज दिया हूँ कहाँ, सुप्रीम कोर्ट के 3 मोस्ट सीनियर जजेस के पास में। एक चीज़ मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मेरा केस जिसके साथ में चल रहा था, ठीक है, उनको भी ये पिटीशन मेरे को भेजा जाना चाहिए, मैं उनको भी भेजूंगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ होती है उपरोक्त मामले को बहुमत के साथ में निर्णय लेगी। वोटिंग यहाँ पर होगी, जैसे कि 3 लोग सुनवाई कर रहे हैं, 2 लोग यदि यस में देते हैं तो निर्णय यस में आ जाएगा।
इसके बाद क्या होगा, इस याचिका को सुनवाई के लिए पुनः उसी पीठ के पास भेज दिया जाता है जिसने मामले में पहला फैसला दिया था। पुराना जो फैसला दिया था उसके पास हम भेजते हैं। इसके बाद ये भी बोला जाता है कि यदि एक बार निर्णय आ गया है तो अपील के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। सुनवाई कैसी होती है, तो इसकी जो सुनवाई है जजों के ऑफिस में ही की जाती है, परंतु यदि मैं ये चाहूँ कि इसकी सुनवाई ओपन कोर्ट में है तो वो ओपन कोर्ट में भी हो सकती है। एंड सुप्रीम कोर्ट की पीठ किसी भी लेवल पर किसी सीनियर एडवोकेट को, वरिष्ठ अधिवक्ता को न्याय मित्र के रूप में मामले पर सलाह के लिए आमंत्रित कर सकती है। किसी वरिष्ठ वकील को बुला सकती है कि वो भी इस मामले में थोड़ी बहुत सलाह दे हमको, ताकि इस केस की सुनवाई की जा सके। तो ये तो था क्यूरेटिव पिटीशन, क्यूरेटिव जुरिडिक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें। लेकिन यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं वो डीएमआरसी और एक जो रिलायंस की कंपनी है उसके बीच में जो केस चला था उसके बारे में है। उसके बारे में शॉर्टकट में आपको यही बता सकता हूँ कि सबसे पहले देखिए, दोनों कंपनियों के बीच में विवाद खड़ा होता है। विवाद खड़ा होने के बाद रिलायंस की कंपनी बोलती है कि हमें इतना इतना नुकसान हुआ है, आप इतना पैसा हमको दे दीजिए। सबसे पहले तो वो कहाँ गए, ट्रिब्यूनल में गए। ट्रिब्यूनल में रिलायंस जीत गई। इसके बाद गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी वो केस जीत गए। अब लास्ट में ऑप्शन बचा था डीएमआरसी के पास में, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को, कि वो क्यूरेटिव पिटीशन दायर करे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अब यहाँ पे क्या होता है, फिर से सुनवाई की गई और फैसले को पलट दिया गया। तो वही जो यहाँ पर फैसला पलटा गया है उसके ऊपर ही ये आर्टिकल लिखा गया है। 2002 में कोर्ट को एक नई पावर मिली थी जिसको क्यूरेटिव जुरिडिक्शन बोला जाता है। ये पावर ऐसी है कि वो खुद के जजमेंट को करेक्ट कर सकता है आफ्टर दे हैव बिकम फाइनल। ठीक, इसके बाद वो फाइनल जजमेंट बन जाएगा। लेकिन ये जो पावर ऑफ रिव्यू से अपने आप में अलग होती है इंडियन लॉ में, विच एनेबल ऑल कोर्ट टू रेक्टिफाई एरर विच आर अपैरेंट फ्रॉम देयर रिकॉर्ड में कहीं पर भी एरर वगैरह दिखाई दी रही है तो उनको रेक्टिफाई किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो क्यूरेटिव जुरिडिक्शन रहता है ये बिल्कुल अलग होता है। इसके अंतर्गत कोर्ट का जो चेंजिंग व्यू है वो बदल जाता है किसी भी पोजीशन ऑफ लॉ को लेकर के, बट इज ए रिवर्सल ऑफ कोर्ट्स ऑन व्यू इन ए स्पेसिफिक केस। इसमें ये भी हो सकता है कि स्पेसिफिक केस में मैंने पहले नहीं बोला था तो अब मैं हाँ कर दूं। इसके बाद यही उपचारात्मक याचिका क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। कानून घोषित करने में संविधान की सबसे पहले तो भूमिका क्या है। कोर्ट के पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है कि वो किसी भी कानून को डिक्लेयर कर सकती है एज ए लॉ के तौर पर, एंड द लॉ मस्ट एंड ऑफन डज प्रोग्रेस विथ द ग्रोथ इन ह्यूमन एक्नॉलेज विद द सोसाइटियल चैलेंजेस। एग्जाम्पल के तौर पर जो कोर्ट का व्यू है किस प्रकार से चेंजेस हुआ है, जैसे राइट टू प्राइवेसी का मामला, डिस्क्रिमिनाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी एंड सो ऑन, और इसी प्रकार के जो अन्य केस हैं उसमें भी हमको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो फैसले थे उनको बदला है। लेकिन देखा जाए सुप्रीम कोर्ट का जो ये पावर है इससे फायदा की जगह नुकसान ज़्यादा होता है, यहाँ पर राइटर का कहना है। We propose to demonstrate this through the analysis of judgment rendered on 10 अप्रैल 2024। 10 अप्रैल 2024 को फैसला जो आया था उससे इस चीज़ को यहाँ पर बताया जाता है। ये जो डिसीजन है वो 3 जज की बेंच के द्वारा सुनाया गया था। क्यूरेटिव पिटीशन जो चल रही थी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड डीएमआरसी वर्सेस दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि रिलायंस की एक सब्सिडरी कंपनी मानी जाती है। ए प्ली दैट टर्मिनेशन बाय DAMEPL
of a long-term contract relating to a stretch of Delhi Metro Rail was valid. इसमें ये बोला गया कि DAMEPL ने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था अब वो उसको रद्द कर रही है सिक्योरिटी सेफ्टी कंसर्न से रिलेटेड, तो अब उसका पास पैसा उसको वापस मिलना चाहिए। उसने ऐसे करके जीत हासिल कर ली थी। ये जो टर्मिनेशन था वो किस पर आधारित था? ये जो टर्मिनेशन ऐसा था कि भाई सबसे पहले तो हमने शुरू में ही बात कर लिया था कि हम सौदे को बीच में कहीं पर भी ब्रेक कर सकते हैं। उन्होंने बोला था कि ये जो रिलायंस की कंपनी है DAMEPL वो टर्मिनेट कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को बेस्ड ऑन इशुएंस ऑफ ए नोटिस। उसके लिए उसको मात्र एक नोटिस भेजने की ज़रूरत है, ठीक है, कि आप जो डिफेक्ट आ रहा है उसको रोकिए। इन द इवेंट दैट DMRC फेल टू क्योर सच ब्रीच, लेकिन DMRC इस चीज़ को रोकने में सफल नहीं हो पाई और ना ही उसने कोई इफेक्टिव स्टेप ली थी, इसलिए उसको ये कदम उठाना पड़ गया। उन्होंने कहा था जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रिब्यूनल में क्या बोला रिलायंस की कंपनी ने, उसको कहा डिफेक्ट दिखाई दिया था मेट्रो के कंस्ट्रक्शन में। वहीं DAMEPL के अनुसार एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के हिसाब से फेलियर टू क्योर सच डिफेक्ट हैज़ ट्रिगर DAMEPL's राइट टू टर्मिनेट। और यही एक बात थी जिसके चलते चलते रिलायंस की कंपनी के पास पावर है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती है। कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी को भी ये मुद्दा भेजा गया था, ठीक है, और उसने ये बोला था कि यहाँ पर यदि आप ऑपरेट करना चाहते हैं तो ये जो ऑपरेशन है वो सेफ नहीं रहेगा। साथ ही साथ यदि आप इसको ऑपरेशन को रीओपन करना चाहते हैं तो जो मेट्रो की स्पीड है ना वो कम हो जाएगी। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया जाता है। चैलेंज देने के बाद क्या होता है, इसके बाद में सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो EVM और पेपर बैलेट पेपर से रिलेटेड है। तो दोनों के बीच में हम नॉर्मली अंतर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यदि हम EVM की बात करें तो EVM मशीन के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। आपको बटन दबाना है, आपका वोट चला जाएगा। इसके अलावा इसमें जो चीटिंग का जो चांसेस है ना वो बहुत कम रहता है। इस प्रोसेस के अंतर्गत ये जो काउंटिंग होती है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करी जाती है, मतलब यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं हो सकता। वहीं यदि हम बैलेट पेपर की बात करें तो इसमें आप ऐसे टेबल में बैठे हैं, आपको आपके सामने एक खड्डा जैसा रख दिया जाएगा, एक छोटा सा चैम्बर बना दिया जाएगा, आपको एक पेपर दे दिया जाएगा, उसमें प्रत्याशी का नाम है, उसका चुनाव चिन्ह है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अंकित हैं। अब आपको क्या करना है, खाली टिक मार्किंग करना है या फिर अपना अंगूठा लगाना है या फिर साइन करना है। मैनुअल तरीके से वोटिंग की प्रोसेस है पेपर बैलेट, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो गया है। लेकिन यहाँ पर चीटिंग का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है एंड बोला जा रहा है कि इस प्रोसेस के अंतर्गत आप देखेंगे ना तो ये जो काउंटिंग होती है वोट की वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहती है। इसमें मिस्टेक होने का चांस ज़्यादा रहता है, साथ ही साथ ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है, इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। अभी हाल फिलहाल में एक याचिका दायर करी गई थी, उसमें बोला गया था सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो EVM का प्रयोग करके आज के समय में लोग चुनाव जीत रहे हैं, इनमें कोई ना कोई गड़बड़ी है। तो अभी तक देखा जाए यदि हम हिस्ट्री की बात करें ना, 118 करोड़ जो इलेक्टोरर्स हैं उन्होंने अभी तक अपना वोट डाल चुके हैं 1982 से ही, जब से ये स्कीम आई थी। 2019 का जो जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराया गया था इसमें 61.4 करोड़ पीपल ने वोट डाला था एंड 23.3 लाख बैलेट यूनिट एंड 16.35 लाख कंट्रोल यूनिट स्थापित करी गई थी एंड 17.40 वीवीपैट यूनिट का इस्तेमाल किया गया था। वहीं 2024 की बात करें तो 97 करोड़ पीपुल्स रजिस्टर्ड हुए हैं वोटिंग के लिए,
जिसमें 21.6 लाख बैलेट यूनिट हैं, 16 लाख कंट्रोल यूनिट बनाई गई हैं, 17 लाख वीवीपैट यूनिट बनाई गई हैं।